कभी यह सवाल मन में आया है कि करुणा और न्याय, इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? आज ना हम एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी कविता के जरिए इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक माँ और बेटे के बीच की, दिल को छू लेने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही निजी पल से। सोच कर देखिए, माँ यशोधरा अपने बेटे राहुल को एक कहानी सुना रही हैं, और ये जो इतना साधारण सा दिखने वाला लम्हा है ना, असल में यही एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा की नींव रखने वाला है। तो होता यूं है कि हर बच्चे की तरह राहुल भी अपनी माँ से एक कहानी की जिद करता है, और बस यहीं से हमारी कहानी का सफर शुरू हो जाता है। एक बच्चे की मासूम सी जिज्ञासा और वो कहानी सुनने की जानी पहचानी सी ललक के साथ। और यशोधरा भी देखिए कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं चुनती। वो फैसला करती हैं कि वो राहुल को उसके अपने पिता, जी हाँ, सिद्धार्थ की एक कहानी सुनाएंगी। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत सुबह से और एक शांत हरे भरे बगीचे के नज़ारे से। तो चलिए अब हम यशोधरा की सुनाई जा रही कहानी में पूरी तरह से उतर जाते हैं। माहौल एकदम शांत है, खूबसूरत है। लेकिन जैसा कि अक्सर बेहतरीन कहानियों में होता है, ये शांति ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। बस जरा सोचिए, भोर का समय है, सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे उस बगीचे को रोशन कर रही हैं। हवा में एक अजीब सी ताजगी और गहरी शांति घुली हुई है। चारों तरफ हर रंग के फूल खिले हुए हैं, अपनी मनमोहक खुशबू बिखेर रहे हैं। मतलब एक ऐसा नज़ारा जो आंखों को और मन को दोनों को सुकून दे। और इस खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है पक्षियों का वो मीठा संगीत जो पूरी हवा में गूंज रहा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना, बिल्कुल एक आदर्श सुबह। लेकिन तभी उस शांति को चीरता हुआ एक तेज तीर आता है, और आसमान से एक घायल हंस तीर से बिंधा हुआ सीधा जमीन पर आ गिरता है, और एक ही पल में बगीचे का पूरा माहौल बदल जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष। एक तरफ है बचाने वाला और दूसरी तरफ है शिकार करने वाला, और इन दोनों के बीच दांव पर लगी है एक बेजुबान पक्षी की जिंदगी। तो राहुल के पिता सिद्धार्थ उस तड़पते हुए हंस को देखते हैं और उनका दिल करुणा से भर जाता है। वो बहुत नरमी से, बहुत प्यार से उसके शरीर से तीर निकालते हैं और उसकी जान बचाते हैं। ऐसा लगता है मानो उसे एक नया जीवन दे रहे हों। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। जल्द ही वो शिकारी भी वहां आ पहुंचता है जिसने तीर चलाया था, और वो बड़े हक से, बड़े आत्मविश्वास से उस हंस पर अपना अधिकार जताता है। भाई आखिर शिकार तो उसी ने किया था। तो देखिए, अब यहां एक ही जिंदगी पर दो दावे हैं। एक तरफ है सिद्धार्थ, जिनका दावा करुणा पर आधारित है क्योंकि उन्होंने जान बचाई है, और दूसरी तरफ है वो शिकारी, जिसका दावा अधिकार पर आधारित है क्योंकि उसने शिकार किया है। अब सवाल ये उठता है कि किसका पक्ष सही है? अब जब दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो ये मामला सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रह जाता। नहीं, ये अब न्याय का एक बड़ा सवाल बन जाता है। एक ऐसा सवाल जिसे सुलझाने के लिए दरबार का सहारा लेना ही पड़ता है। देखिए, बचाने वाले और मारने वाले दोनों के पास अपने अपने मजबूत तर्क थे, और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। बहस और गहरी होती चली गई। ये एक ऐसी गुत्थी बन गई जिसे वो दोनों खुद नहीं सुलझा सकते थे। और इस तरह एक छोटे से हंस का मामला शाही दरबार तक जा पहुंचा। अब ये फैसला सिर्फ उन दो लोगों के लिए नहीं था, बल्कि ये तो पूरे राज्य के लिए एक मिसाल, एक नज़ीर कायम करने वाला था। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां फैसला सुनाया जाना है। और ये सिर्फ एक हंस के भविष्य का सवाल नहीं है। ये फैसला न्याय और दया के बीच के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित करने वाला है। फैसले पर पहुंचने से पहले एक पल रुककर सोचा जाए, एक जिंदगी पर किसका अधिकार ज्यादा होना चाहिए, जान लेने वाले का या फिर जान बचाने वाले का? ये कविता हमें इसी गहरे नैतिक सवाल के ठीक बीच में लाकर खड़ा कर देती है। और फिर दरबार अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाता है। फैसला ये है कि न्याय हमेशा दया का पक्ष लेता है। मारने वाले यानी भक्षक के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा अधिकार बचाने वाले यानी रक्षक का होता है। ये एक ऐसा संदेश है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। तो इस कहानी का सार क्या निकला? सार यही है कि किसी की जान बचाने का हक हमेशा जान लेने के हक से कहीं ज्यादा बड़ा और महान होता है।
और यही तो सच्चा न्याय है, जो सिर्फ कानून की किताबों पर नहीं बल्कि करुणा पर आधारित है। ये जो दिल को छू लेने वाली कहानी है ना, और इसका ये जो गहरा संदेश है, ये हमें दिया है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। तो चलिए अब जरा उस महान कवि के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं जिन्होंने इस अमर रचना को जन्म दिया। मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म 1886 में झांसी में हुआ था, वो सच में हिंदी साहित्य के एक चमकते सितारे थे। उन्होंने अपनी कलम से भारतीय समाज पर एक बहुत ही गहरा असर डाला और 1964 में वो हमें अपनी ये महान विरासत सौंपकर चले गए। यशोधरा के अलावा भी उन्होंने भारत भारती और साकेत जैसी कई कालजयी रचनाएं लिखीं। उनका साहित्य आज भी हमें प्रेरणा देता है और जीवन के बड़े बड़े सवालों पर सोचने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कभी कानून और दया में टकराव हो तो किसे चुनना चाहिए। इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया, पर असल जिंदगी में ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा और उतना ही महत्वपूर्ण है।